और जब कोचिंग को लगता है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो कोचिंग टीचर से कहती है अरे तुम अपना स्तर थोड़ा नीचे करो, ये बच्चे थोड़ा भाग रहे हैं। फिर टीचर अपना स्तर नीचे लाता है जिससे बच्चों को खुश कर सके। फिर धीरे 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 कोचिंग का जो स्तर है वो यूपीएससी का मतलब का नहीं रहता, वो इस मतलब का बन जाता है कि कैसे भी बच्चे को खुश करके रखो, ये नहीं जाना चाहिए। और अगर टीचर का रेस्पॉन्स खराब हो गया तो आप मान के चलिए अगर उसके 10 दिन के 1 लाख रुपए बनते हैं तो इस पैसे को देने में जो मालिक है वो उस टीचर को रुला देगा। साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले कई दिनों से देश में यूपीएससी स्टूडेंट्स की चर्चा चल रही है, विशेष तौर से तब से जब से दिल्ली में एक दुर्घटना हुई जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई एक कोचिंग की लापरवाही के कारण। हालांकि इसमें हाईलाइट कोचिंग की लापरवाही को किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे तक सबकी लापरवाही है। सच्चाई तो यही है, कोचिंग भी लापरवाह है, प्रशासन भी लापरवाह है, बच्चे भी लापरवाह हैं जो अपने इस होने वाली दुर्घटना के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। दुर्घटना हो जाती है उसके बाद तो सब आवाज उठा रहे हैं, उससे पहले सब इस सिस्टम का हिस्सा बनना मंजूर करते हैं। जिस प्रकार से एक घूसखोर घूस लेता है तो हम घूसखोर को गलत कहते हैं, बात सही है, लेकिन आपको भी तो उम्मीद रहती है कि घूस देने से मेरा काम बन जाएगा, तो आप भी दे रहे होते हैं, पार्टिसिपेट तो आप भी कर रहे होते हैं। बहरहाल मैं इसमें बच्चों को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं एक लार्जर इंसाइट देने का प्रयास करूंगा इस पूरे केस पर, और आज बताऊंगा कि किस तरह से दिल्ली में एक कोचिंग माफिया न सिर्फ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि टीचर्स के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जी, समाज को आज सबसे ज्यादा अगर कोई खोखला कर रहा है तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है। मैं एजुकेशन सेक्टर का आदमी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, आज भी कई छात्रों के बीच जाकर के ज्योग्राफी तथा अन्य सब्जेक्ट्स को डिस्कस करता हूं। यूपीएससी छात्रों के साथ अलग अलग प्रकार के डिस्कशन हमारे चलते हैं और कोशिश होती है कि वो भी थोड़ा बहुत कुछ सीखें और हम भी थोड़ा बहुत कुछ सीखें। उसी सिलसिले में मुझे पता है, क्योंकि इस कोचिंग इंडस्ट्री का मैं भी एक हिस्सा हूं, इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, सारी चीजें हैं। पीछे मैंने जो ये फोटो लगाया हुआ है ये देखने में बड़ा गंभीर फोटो लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि अरे मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ही शायद यूपीएससी निकलता होगा, लेकिन शायद हर फोटो ऐसा नहीं होता। 100 में से 95 फोटोज ऐसे होते हैं जो इस टाइप के बिल्कुल नहीं होते। उन फोटोज में या तो एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे होंगे, या कोई मोबाइल फोन चला रहा होगा, या कोई किसी ख्याल में खोया होगा, शायद ही कोई होगा जो इस प्रकार की फोटो खिंचवा रहा होगा। और 100 में से जो 5 लोग इस तरह के दिख जाएंगे ना आपको, बस वही है जो रेस में है। बाकी सब उस सिस्टम के मारे हैं जिस सिस्टम ने इस देश की नींव को खोखला कर दिया है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे देश में, प्राइवेटाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह था, लेकिन एजुकेशन सेक्टर पर जो प्रभाव पड़ा वो नेगेटिव था। आज हमारे देश में स्थिति क्या है मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं। आज हमारे देश में एक छात्र 6 से लेके 12 तक किसी भी स्कूल में पढ़ता है, किसी भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट के 1% स्कूल्स को छोड़ दो जो शायद अच्छे से काम कर रहे हैं, या सरकारी के 1% छोड़ दो जैसे केवी हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, एफओ स्कूल हो गया, थोड़े बहुत स्कूल्स को अगर हम छोड़ दें तो जो 99% स्कूल्स हैं वहां पर 6 से 12वीं तक का जो बच्चा है उसे यही नहीं पता कि उसकी एनसीईआरटी में लिखा क्या है, उसे पता ही नहीं है। और जब उसे ये नहीं पता तो 12वीं करने के बाद वो एक अनभिज्ञ छात्र के रूप में स्कूल से निकलता है। एक ऐसा अनभिज्ञ छात्र जिसे ये नहीं पता कि मुझे स्टडी में क्या करना चाहिए, जिसे ये नहीं पता कि मुझे आगे कैरियर में क्या करना चाहिए, जिसे शायद कैरियर के ऑप्शंस नहीं पता, और इसलिए जो भी बाजार में खड़ा उसे लालच दे रहा होता है वो उसकी बातों में आ जाता है। और बाजार में खड़े हुए लोग जो लालच दे रहे होते हैं वो ज्यादातर कोचिंग्स वाले ही होते हैं। जैसे आप किसी मार्केट में जाएंगे, मार्केट में बोली लगती है कि अरे आ जाइए हम आपको इतने में दे देंगे, अरे हम आपको 50,000 में दे देंगे, अरे हम आपको 55,000 में दे देंगे, यही सब चलता है जी। जो कोचिंग वाला खड़ा हुआ है उसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से, और जो लड़का 12वीं करके निकला है उसे कुछ नहीं पता, दुनियादारी की तो उसे पता ही नहीं है, मासूम है, उसे लगता है दुनिया में सब अच्छा है। बेचारा अपने कोर्स को अच्छे से कर नहीं पाया क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल में उस टीचर ने उसे अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि उस टीचर को लालच था ट्यूशन का। और इसमें गलती उस स्कूल की भी है और टीचर की भी है। स्कूल, प्राइवेट स्कूल कई आपने देखे होंगे, कितना वेतन देते हैं टीचर को, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000।
20,000 रुपये 25,000 रुपये पाने वाला टीचर सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल में रहे और आप आशा करो कि पूरी तन्मयता से वो पढ़ाए, हो ही नहीं सकता। टीचर उम्मीद में रहता है कि मैं बच्चे को ऐसा कर दूं कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, बच्चा उस पर ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर वो बच्चे से फीस लेता है, 50 बच्चों का बैच बनता है, हर किसी से 1,000 रुपये लेगा, 1 घंटे बैच चलेगा, 50,000 रुपये हो गए। इसलिए वो स्कूल में नहीं पढ़ाता, और ट्यूशन में भी वो वही चीज पढ़ाता है जो एग्जाम में सीधे सीधे आएगी, क्योंकि बच्चा नंबर से ही टीचर का आकलन करेगा, और एग्जाम में वो चीज आती है जो बड़ी ऑब्वियस सी होती है, सबको पता है कि क्या एग्जाम में आने वाला है, जो 10 साल से आ रहा है वही रिपीट होना है। इसलिए बच्चा कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ता। और यूपीएससी जो सिलेबस बनाता है वो सिलेबस पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित होता है, और जो घटनाक्रम समाज में चल रहा है करंट अफेयर के नाम पर उस पर आधारित होता है। और बच्चे को जब ये नहीं पता, इसी चीज का फायदा कोचिंग वाले उठाते हैं। बच्चा जैसे तैसे किसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करता है। अच्छा, कॉलेज में भी प्रोफेसर पढ़ाने नहीं आते, वहां प्रोफेसर को अच्छी तनख्वाह मिल रही है, प्रोफेसर को पता है हम अच्छा पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं पैसा मिलता रहेगा। प्रोफेसर को यह भी पता है कि बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते, इनकी उम्र 19, 20, 22, 23, 24 साल है, इन्हें आशिकी करनी है, इन्हें करने दो। और इसीलिए ना प्रोफेसर को कोई लेना देना, ना बच्चों को कोई लेना देना। यहां से फिर कोचिंग्स के लिए अवसर मिल जाता है, और कोचिंग वाला यहां के बच्चे को भी पकड़ना चाहता है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे उनको भी पकड़ना चाहता है। अब खेल क्या होता है, एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लो वो बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है या मान लो बीटेक कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इनमें से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसे यह भी पता हो कि जो किताब में पढ़ के आया हूं उस किताब का नाम क्या है। ऐसे बच्चे को हमेशा एक टेंशन सताती है कि मेरा कैरियर किस क्षेत्र में बनेगा, मेरे को बीटेक का तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूंगा जीवन में, मुझे बीकॉम का भी नहीं आ रहा है। गलती मैं फिर कह रहा हूं, छात्र की नहीं है, छात्र मासूम है। छात्र को एक सिस्टम का हिस्सा इस तरीके से बना लिया जाता है कि कल को कोई अगर दुर्घटना होती है तो उसमें भी छात्र सिस्टम का ही हिस्सा बना हुआ दिखाई देता है। अब जिस छात्र को नहीं पता कि मैंने इन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा है, उस छात्र के पास एक लाचारगी है, बेचारगी है कि उसे नहीं पता कि मैं कैरियर में अब क्या कर पाऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इसीलिए वो सोचता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने को, और गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी की बात आती है तो हो फिर से एक सेक्टर खुल गया कोचिंग्स का। पहले कोचिंग के नाम पर ट्यूशन वाले थे जो स्कूल में लूट रहे थे, फिर कोचिंग के नाम पर 12th के बाद वाले थे जो नीट, आईआईटी तथा अन्य चीजों के लिए लूट रहे थे। उसके बाद अगर विद्यार्थी ग्रेजुएशन किसी नॉर्मल कोर्स से करता है और उसे नहीं पता कि क्या करना है, अब गवर्नमेंट वाले लूटेंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, आ जाओ सरकारी नौकरी। खुद प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं लेकिन लालच सरकारी नौकरी का दिखाते हैं, क्योंकि तभी माल बिकेगा। और इसीलिए अब गवर्नमेंट एग्जाम में या तो भाई एसएससी या रेलवे या बैंक, और अगर छात्र ज्यादा ही बड़े सपने देख रहा है तो यूपीएससी। इस प्रकार के उसे सपने दिखाए जाते हैं। जब छात्र को लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है, इनमें कहीं सेट नहीं हो पा रहा, तो छात्र सोचता है क्यों ना ये किया जाए। और हमारे देश में जानबूझ करके यूपीएससी को इतना बड़ा बनाया हुआ है कि एक छात्र को अगर कुछ बड़ा करने की सोचनी हो जिंदगी में तो उसे यूपीएससी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। भाई अगर उसे समाज की सेवा करनी है तो समाज की सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती है। आप एक टीचर बन के कर सकते हैं, आप एक क्लर्क बन के कर सकते हैं, आप एक मैनेजर बन के कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी करके कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं यूपीएससी करने से तो हम लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, लाखों की कर लेना, फिर भी करोड़ों बच जाएंगे, उनका क्या करोगे? उसलिए तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनो। बहरहाल मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, मैं बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी में होता क्या है। तो छात्र जो यहां जा रहे हैं वो तो यहां जा ही रहे हैं, इनका तो मार्केट, इनके मार्केट का स्केल बहुत बड़ा है कोचिंग वालों का। एसएससी का विद्यार्थी जब आता है तो कई लाख, अगर ऑनलाइन है तो लाखों की संख्या में आता है, ऑफलाइन है तो हजारों की संख्या में आता है, कोई गिनती नहीं है इनकी। फीस कम होती है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहां पर अच्छा खासा जो है छात्र है। यहां पर छात्र का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना इनका है, लेकिन फीस बहुत है। अब एक छात्र को सपना इस प्रकार से दिखाया जाता है कि भाई अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा, दिल्ली आने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं है।
और दिल्ली में एक छात्र अगर किसी भी देश के कोने से आ रहा हो और दिल्ली में एक नॉर्मल सा रूम लेके भी रहेगा, मिनिमम रूम जिसमें वो चैन से सो सके, चैन से छोड़िए, जिसमें अपना स्पेस लेके सो सके, तो वो मिनिमम रूम उसे मिलता है 15,000 का जी। और ऐसा रूम जिसमें सिर्फ एक बेड पर उसका अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं। एक कमरा होगा जिसमें शायद 2 बेड होंगे, इनमें से एक बेड उसका होगा, एक किसी दूसरे पार्टनर का होगा। 15,000 ये देगा, 15,000 ये देगा। और 15,000 सिर्फ लेके चलने हैं ऐसा नहीं है, 15 के साथ उसे 15,000 और लेके चलने हैं जो उसे एडवांस देने पड़ते हैं मकान मालिक को। मकान मालिक भी लूटता है। उसके अलावा और 15,000 लेके चलने हैं जो उसे देने हैं उस एजेंट को जिसने से कमरा दिलवाया है। तो आपकी जेब में कम से कम 45,000 रुपए होने चाहिए, तब आपको कमरा मिलेगा दिल्ली में। देख लिया, पहली लूट तो यहां हो गई। आगे बढ़िए। अब ये लड़का अगर यहां पर रूम लेके रहता है तो रूम लेके रहने से काम नहीं चल जाएगा, गर्मी लगेगी उसे। हो सकता है 4थे माले का मिला हो, 5वें माले का मिला हो, कौन सी बिल्डिंग में कहां मिला है, उसको इतनी गर्मी लगेगी कि कूलर भी उसका लग नहीं सकता, और कूलर लग गया तो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जून जुलाई में कैसी गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी वाली। तो मजबूरन उसे एसी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो एसी लगाता है तो एसी का बिल इतना आएगा कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एसी खरीदेगा तो 25-30 हजार का एसी आएगा, और अगर किराए पे लेगा तो एक सीजन का 5,000 रुपया किराया होता है। तो बच्चा क्या करता है, इससे बचने के लिए लाइब्रेरी लगा लेता है। आजकल लाइब्रेरी का भी धंधा है, आजकल लाइब्रेरीज बन गई हैं, और लाइब्रेरी में उसको 8 घंटे का स्लॉट मिल जाता है। लाइब्रेरी 24 घंटे खुलती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। 8 घंटे का स्लॉट मिलता है जिसमें उसे महीने का किराया देना होता है 2,000 से 3,000। महीने का किराया वो 2 से 3,000 लाइब्रेरी में देता है, और लाइब्रेरी में वो बैठ सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि वहां एसी चल रहा है, वो चैन से वो पढ़ सकता है, तो वो पैसा यहां देगा। उसके अलावा वो अपना टिफिन लगाएगा। टिफिन उसका दोपहर में आएगा करीब करीब मान के चलिए 100 रुपए का, शाम को आएगा 100 रुपए का। उसके अलावा हो सकता है वो नाश्ता पानी कर ले, तो दिन के मान के चलिए उसके 250 रुपए तो गए खाने पीने में, और 250 इंटू 30 कर लीजिए, लगभग 7,500 रुपए उसके खाने में खर्च हो गए, और करीब 2,000 रुपए उसकी लाइब्रेरी में चले गए, करीब हो गए 9,500। और इसमें आप 15,000 इसका किराया मान लीजिए, 25,000, और बिजली का खर्चा अलग है, हम 25,000 मान लेते हैं मोटा मोटा। मान लीजिए कहीं उसे 14,000 का कमरा मिल गया, 13,000 का मिल गया, मान लीजिए 25,000 तो एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रहने के लिए चाहिए। अगर इसके अलावा उसने कुछ ऐसा खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, कोई कहीं उसे जाना पड़ गया, कोचिंग मान लो कहीं दूर है, उसे ऑटो पकड़ के जाना है, मेट्रो पकड़ के जाना है, तो उसका खर्चा अलग है। 25,000 मान लीजिए, यानी कि 4 महीने का खर्चा 1,00,000, और 12 महीने का खर्चा 3,00,000। एक बच्चे को दिल्ली में 1 साल रहने के लिए कम से कम 3,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आइए कोचिंग में। कोचिंग वाले जो हैं, कोचिंग का तो अलग ही हिसाब है जी। कोचिंग में फीस ली जाएगी आपसे 1,70,000, 1,80,000, हो सकता है कहीं कहीं 2,00,000। ये तो फीस है एक बार के कोर्स की। अब जो एक बार का कोर्स है वो 1 साल का नहीं, 1 बार का है, 1 टाइम कोर्स। हो सकता है 13 महीने चले, 14 महीने चले, 15 महीने चले, कुछ नहीं कह सकते। बच्चे ने जब तक फीस नहीं जमा करी होगी अंदर नहीं जा सकता कोचिंग में। तो अब उसे मान के चलिए 1,80,000 फीस जमा करनी पड़ गई। अब वो कोचिंग के अंदर एंटर करता है जहां उसे 500 बच्चे बैठे दिखाई देते हैं। हम खुद जाते हैं दिल्ली में, हमने भी क्लासेस ली हैं, हमें पता है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लास्ट वाले बच्चे को टीचर के सिर्फ हाथ और पैर चलते हुए दिखाई देते हैं, शक्ल तो पहचान में नहीं आती कि कौन टीचर है। बीच बीच में स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे दिखाई देता है। बताइए, ऑफलाइन को भी ऑनलाइन सा बना दिया एक तरीके से। बच्चा वहां बैठ के देख रहा होता है। वो बच्चा जिसने कभी एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा था, आज उसको एकदम से टीचर जो है हाई फाई बता रहे होते हैं, हाई फाई, एकदम से हाई फाई, देखिए ये ऐसा है, हवा ऊपर उठ रही है, नीचे बैठ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चा कहता है यूपीएससी शायद हाई फाई होता होगा, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि चकाचौंध उसे दिखा दी गई है। टीचर ने बता दिया है कि वो कितनी बड़ी चीज है, टीचर ने ये भी बता दिया कि यूपीएससी कितनी बड़ी चीज है। तो बच्चे को लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये मेरे बस का है नहीं। अब 15-20 दिन बच्चा एडजस्ट करता है, देखता है कि समझ में आ जाए तो अच्छा है। 25वें दिन, 30वें दिन, 35वें दिन उस क्लास की स्ट्रेंथ आधी रह जाती है, गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने के बाद या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वापस गांव या शहर लौट जाते हैं जहां से आए हैं, और या फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए आशिकी में पड़ जाते हैं। कुछ लोग यहीं से गलत आदतों में पड़ जाते हैं, मदिरा,
तथा अन्य चीजों में, मैं क्या ही बोलूं। यहां से वो अपना करियर बर्बाद करना स्टार्ट करते हैं। और जब कोचिंग को लगता है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो कोचिंग टीचर से कहती है अरे तुम अपना स्तर थोड़ा नीचे करो, ये बच्चे थोड़ा भाग रहे हैं। फिर टीचर अपना स्तर नीचे लाता है जिससे बच्चों को खुश कर सके। फिर धीरे 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 कोचिंग का जो स्तर है वो यूपीएससी का मतलब का नहीं रहता, वो इस मतलब का बन जाता है कि कैसे भी बच्चे को खुश करके रखो। ये नहीं जाना चाहिए। अब ये यूपीएससी का स्टूडेंट नहीं है, ये हमारा ग्राहक है। टीचर ले आता अपना स्तर इतना नीचे कि बस बच्चा खुश रहना चाहिए, बच्चे को लगता है हाँ मजा आ रहा है। आप किसी भी कोचिंग के बाहर खड़े हो जाइए दिल्ली में जाकर के, और आधा घंटा खड़े हो जाइए, कहीं चाय पीने लग जाइए, और आप देखना आधे घंटे के अंदर अंदर आपको 5 बार ठाके की, हंसी की और तालियों की आवाज सुनाई देने लग जाएगी। इसका मतलब आधे घंटे में 5 बार वहां पर जोक मारा जा चुका है, या शायरी सुनाई जा चुकी है, या कोई डबल मीनिंग बात कर दी गई है, जस्ट टू एंटरटेन स्टूडेंट। और आज मोबाइल की दुनिया में आदमी का भी डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि 3-4 मिनट से ज्यादा बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट करके देख ही नहीं सकता। और इसीलिए धीरे धीरे इस पढ़ाई के क्षेत्र को भी एंटरटेनमेंट का क्षेत्र बना दिया गया है। ये चलता है साहब दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ एक बाजार है जहां पर उस ग्राहक को खुश रखना है जो बस 12वीं या ग्रेजुएशन करके आया है। महंगा कमरा नहीं लेना, क्या करेंगे, कहीं भी ले लो, नीचे अंडरग्राउंड में ले लो बिल्डिंग, साथ में आसमान पे ले लो, बच्चा आएगा। और ऑनलाइन में तो आजकल सेलिब्रिटी टीचर हो गए, तो सेलिब्रिटी टीचर एक बार दिख जाए तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है, तो बच्चा दौड़ दौड़ के आएगा। और आजकल तो आप देखना यूपीएससी के बच्चों की लिस्ट निकाल लेना जो इस बार सिलेक्ट हुए थे, उसमें चेक करना कुछ बच्चों की फोटो आपको हर कोचिंग के बाहर दिख जाएगी। अर्थात हर कोचिंग दावा कर रही है कि हमने इनको पढ़ाया है। या तो एक बच्चा इतना ज्यादा डाइवर्टेड था कि 10 कोचिंगें लगी उसको पढ़ाने के लिए, या फिर ये झूठ बोल रही है। साहब जो लड़का जिस दिन सेलेक्ट होता है उसी दिन उसके पास ऑफर आने लग जाते हैं कि लाला जहां भी पढ़े हो, वो बात तो बात की बात है, हम आपको एक फॉर्च्यूनर दे रहे हैं, 50 लाख रुपए दे रहे हैं, बस आप अपना फोटो हमें दे दीजिए और इजाजत दीजिए कि हम आपकी फोटो लगा सकें। लड़का कहता है ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो। जो लड़का 50 लाख के लिए रिजल्ट के पहले दिन बिक गया, क्या गारंटी है कि जिस दिन ये आईएएस बनेगा उस दिन कुछ पैसों के लिए विदेशियों के हाथ नहीं बिकेगा? क्या गारंटी है कि ये लोग कश्मीर और जम्मू की रखवाली कर पाएंगे? क्या गारंटी है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए बिकेंगे नहीं? ये कड़वा सत्य है, लेकिन यही सत्य है। और अगर ये झूठ है तो बताइए जितनी भी कोचिंग्स ने ये बैनर लगा रखे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? गवर्नमेंट ने भी कुछ कोचिंग्स को चेतावनी दी थी कि भाई ये चीज तुम गलत कर रहे हो। एक कोचिंग जो हिंदी मीडियम के माध्यम को अपनाते हुए आगे बढ़ी, उसने शिखर तक पहुंची कि हम हिंदी मीडियम की तैयारी कराते हैं, आईएएस में हिंदी मीडियम की तैयारी कराते हैं। उस कोचिंग ने जब से पीक पकड़ा है तब से हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है एकदम से गिर गया है। बीच में 3-4 साल का स्लॉट ऐसे आया था 2019 से लेकर 2022 तक, 21-22 तक, जब हिंदी मीडियम का एक भी छात्र जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का आईएएस या आईपीएस रैंक में शामिल नहीं हुआ था। अगर आप हिंदी मीडियम की इतनी ही बड़ी कोचिंग है तो आप एक बच्चा नहीं सिलेक्ट करवा पाए जनरल या ओबीसी कैटेगरी का आईएएस आईपीएस में? क्यों नहीं करा पाए? क्यों नहीं करा पाए? अब वो कोचिंग इंग्लिश मीडियम में भी उतर आई है। उस कोचिंग ने अपनी किताबें छाप ली हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है बस उसी को थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने नाम से किताबें चल रही हैं। बच्चे से कहा जाता है कि किताबें खरीद लेना, उनमें सब कुछ दिया है, किताबें बिक रही हैं साहब। उन कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो आज जो है सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और बच्चों के भविष्य के साथ क्या खेल रहे हैं देख लीजिए। इसलिए मेरा मानना है, मैं खुद यूपीएससी के बच्चों के साथ मिलकर के तैयारी करता हूं, कराता हूं, लेकिन उनसे मैं कह रहा हूं सबसे कि मत आना मेरी बातों में भी, अपने आप को पहचानो कि आप यूपीएससी के लिए बने हो या नहीं। कहीं कोई आपका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, आपके जीवन के साथ, आपके इमोशन के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल तो नहीं रहा, कहीं आपके जरिए अपना व्यापार तो नहीं चला रहा? इस पर विचार करना। मेरे पे भी, मैं तो नहीं कर रहा कहीं ऐसा, ये भी चेक करना, क्या पता मैं भी गड़बड़ हूं। ये विचार होना चाहिए इस देश में, एक जनमानस में चेतना होनी चाहिए कि कहीं उसके साथ कोई खेल तो नहीं रहा। यूपीएससी का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन एक बच्चा हो सकता है सिंगर अच्छा बन सकता हो, उसको जबरदस्ती आईएएस बनाने में क्यों तुले हुए हो? बच्चे को ये मत सिखाओ जबरदस्ती कि नहीं तू ज्योग्राफी सीखेगा, तू हिस्ट्री सीखेगा। बच्चे को ये सिखाओ कि तू ये सीख कि तू क्या सीखने के लिए बनाए। तो सार्थक है आपका अध्यापक होना। और सिर्फ आप अपनी दुकान चलाने के लिए
बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आप सबसे बड़े समाज के दुश्मन हो, इस बात को जानिए। और ये सब तो बच्चों के साथ है, कोचिंग में तो टीचर्स के साथ भी खेल होता है। जी हाँ, टीचर्स को जिस तरह से परेशान किया जाता है, मैं आपको वो भी एक चीज बता देता हूं। अगर किसी कोचिंग में कोई टीचर पढ़ाने गया तो टीचर से क्या कहा जाता है जानते हैं आप? देखिए यूपीएससी कोचिंग में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक ड्यूरेशन होता है। कोई सब्जेक्ट 15 दिन में खत्म हो जाता है, कोई 20 दिन में खत्म हो जाता है, कोई 25 दिन में खत्म होता है। कहीं कहीं तो टीचर्स को लगातार बुलाया जाता है कि आप 25 दिन के लिए आ जाइए और हमारे यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट करा दीजिए। और कहीं कहीं पर ये होता है कि भाई आपका सब्जेक्ट मान लो 50 दिन में खत्म होना है तो 10-10 दिन करके आप हर महीने में एक राउंड लगा दिया कीजिए। तो टीचर आए और इन्होंने मान लो 10 दिन क्लास ली, और टीचर से बोल दिया जाएगा कि आपको घंटे के हिसाब से पैसे देंगे, घंटे के हिसाब से। अगर आपने एक दिन में 2 घंटे क्लास ली तो इतना पैसा आपका एक दिन का माना जाएगा। देखिए टीचर को बोला जाता है कि हम आपको 1 घंटे का देंगे 2,000 रुपया, किसी को बोला जाता है 3,000 रुपया, ऐसे करके 1 घंटे के 10,000 रुपये लेने तक वाले टीचर हैं। अब मान लीजिए किसी एक टीचर ने क्लासेस ली और उस टीचर के 10 दिन के बनते हैं 1 लाख। अब क्लास खत्म होते ही 10 दिन हुए तो टीचर को पैसा मिल जाना चाहिए। कहा यह जाता है कि आपको पैसा ऑन टाइम मिल जाएगा, आप टेंशन मत दीजिए, आप क्लास लीजिए और हमारे यहाँ पर जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए और एडमिशन करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। एडमिशन करवा दिए, कहीं हुए कहीं नहीं हुए, बच्चे खुश हुए नहीं हुए, वट एवर जो भी है, लेकिन ओवरऑल अच्छा रेस्पॉन्स था। अच्छा, इस पूरे मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का मुख्य काम होता है, जो कोचिंग चला रहा है, कोचिंग में मालिक तो बैठा नहीं होता हमेशा, कोचिंग में कोई ना कोई अपॉइंट कर दिया जाता है जो ऐसा मैनेजर या मैनेजमेंट को संभालता है। उससे कहा जाता है कि आप रेस्पॉन्स बताइए टीचर का। आप टीचर का रेस्पॉन्स बताएंगे बच्चे, वो बच्चों से पूछेगा। अब बच्चे रेस्पॉन्स जो देते हैं वो इस बेसिस पर तो देंगे नहीं कि उन्होंने पढ़ाया क्या, क्योंकि बच्चे को खुद नहीं पता कि जो टीचर ने दिया उसका स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। बच्चा तो इस बेसिस पे बताएगा कि उसे मजा कितना आया, और अगर बच्चे को मजा नहीं आया तो रेस्पॉन्स खराब। और अगर टीचर का रेस्पॉन्स खराब हो गया तो आप मान के चलिए अगर उसके 10 दिन के 1 लाख रुपए बनते हैं तो इस पैसे को देने में जो मालिक है वो उस टीचर को रुला देगा, और अच्छा भी आ गया तब भी रुला देगा। अगर मालिक को लगता है कि ये टीचर दोबारा नहीं बुलाना तो पता क्या कहेंगे, अरे सर इस बार एडमिशन नहीं हो पाए, थोड़ा पैसे की तंगी है, आप थोड़ा रुक जाइए, अभी 10 दिन में पैसा दे देंगे आपको। टीचर कहेगा ठीक है भैया 10 दिन में दे देना। अब क्या करें, बिगाड़ तो सकते नहीं है, पैसा फंस जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, कोई लिखा पढ़ी पे काम हुआ नहीं है। ठीक है भाई रुक गए, अब टीचर चले गए कहीं और क्लास ले रहे हैं, वहां से फोन किया 10 दिन बाद, अरे सर वो हमारा पैसा था उसका क्या हुआ, अरे सर अभी थोड़ा बड़ी दिक्कत है सर, आप थोड़ा रुक जाइए, अभी ना ये है वो है, वट एवर। टीचर फिर रुक गया, फिर फोन किया 10-15 दिन बाद, फिर वही। ऐसे कर करके जब टीचर 2-3-4 महीने तक लगातार एड़िया रगड़ता रहेगा ना, तब तक उसको 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। और फाइनली 3 महीने बाद जब थोड़ा भी अगर कोचिंग का मालिक ठीक है तो क्या कहेगा, अच्छा सर एक काम करिए, अभी मैं आपको ना 10,000 रुपये भेज दे रहा हूँ, आप इससे काम चलाइए। और ये भी तब देगा वो जब ये टीचर कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मेरी माँ बीमार है, कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, या मेरे को बीमारी लग गई है, या एक्सीडेंट हो गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है सर मैं आपको 10,000 दे दे रहा हूँ। वो 10,000 तो ऐसे देगा जैसे कोई भीख दे रहा हो या किसी पे कोई एहसान कर रहा हो। इस तरह से तो टीचर्स को परेशान किया जाता है। और अगर ये पता है ना कि इस टीचर को दोबारा नहीं बुलाना, इसका कुछ रेस्पॉन्स खास नहीं था, तो वो पैसे गए, समझिए आप, नहीं मिलने। और अगर टीचर ने कुछ बोल दिया मालिक के खिलाफ तो मालिक उस पूरे नेक्सस से जुड़ा हुआ है जो ये कोचिंग माफिया जगह जगह पे फैले हुए हैं, अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे मैसेज डाल देगा कि एक फलाना टीचर थे, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब उस टीचर को, जो फ्रीलांसर टीचर था, उसे कोई काम भी नहीं देगा। वो अगर कहीं काम मांगेगा भी ना, जैसे फिल्म लाइन में होता है उसी तरह से यहाँ होता है, कोई काम मांगेगा, सर वो मेरे कुछ सब्जेक्ट मिल जाते तो मेरा खर्चा पानी निकल जाता, अरे सर अभी तो है नहीं सर, ये है सर वो है, कैसे भी करके उसको टाल दिया जाता है। ऐसे तो यहाँ पर नेक्सस काम करता है जी। बहुत कम कोचिंग्स हैं, बहुत कम, 10% से भी कम, जो वास्तव में टीचर का रिगार्ड करती हैं, बहुत कम है। और उनमें से भी बहुत कम है जो बच्चों का रिगार्ड करती हैं, जो बच्चे से कहती है नहीं तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, जो सिलेबस है उसको देख के करो। अब ईमानदारी नहीं बची आज की डेट में।
आप उन टीचर से कभी मिलना, उन टीचर से मिलना जिनके साथ ये होता है। टीचर्स का पैकेज तो तगड़ा होता है, आपको लगेगा ये तो 10 दिन के 1 लाख का मतलब महीने के 3 लाख हो गए, बट महीने के उसे 3,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। रुला दिया जाता है जी, रुला दिया जाता है। कुछ टीचर्स फिर धीरे धीरे ऐसे बन जाते हैं जो चापलूसी करते हैं, पैर तक भी पकड़ लेते हैं कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ पैसे तो दे दो। तब वो मालिक कुछ पैसे निकाल के देता है, 1 लाख रुपए बनने हैं, तब उसे चल ठीक है 25,000 ले जाओ। और जानबूझ के ऐसा करते हैं ये लोग, इनके पास पैसा होता है। पहली बात तो ये कि इतना रगड़ देते हैं टीचर को कि 1 लाख की जगह सिर्फ 50-60 हज़ार देने पड़ जाए। और दूसरा ये कि ये अटका के रखते हैं टीचर को। अब मान लो इसके इन्होंने दे दिए सपोज करो 30,000 रुपए, 70,000 होल्डिंग पे है। अब इसे दोबारा फोन जाएगा 6 महीने बाद, सर आपके कुछ पैसे भी रह गए थे, हम सोच रहे थे आपका पैसा भी क्लियर कर देते और आपका जो एक नया सब्जेक्ट लगाना चाह रहे हैं। अब टीचर क्या कहेगा, मना तो करेगा नहीं, हाँ सर लगा दीजिए लगा दीजिए। टीचर इस लालच में आ जाएगा कि यार पुराना पैसा भी मिल जाएगा थोड़ा सा, और जो है नया काम भी मिल जाएगा। अब नए काम के 1 लाख रुपए और हो गए और पुराने के 70,000 बचे हुए हैं। अब 1,70,000 रुपये पेंडिंग हो गए, 1,70,000। अब उसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आदमी को कोहलू का बैल बना दिया गया है। कोहलू का बैल का मतलब एक बैल जो कोहलू में तेल निकालता है, दाने को पीस करके, तो बैल के आगे क्या करते हैं, रोटी लगा देते हैं ऐसे, तो बैल उस रोटी को पकड़ने के लालच में आगे बढ़ता रहता है। वो रोटी कभी उसके हाथ नहीं आती, वो फिक्स रहती है किसी एंगल पे, वो फिक्स रहती है, लेकिन बैल उसकी लालच में आगे बढ़ता रहता है और घूमता रहता है और बैल के जरिए तेल निकलता रहता है उधर। यही काम कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर्स के साथ होता है, पूछ लेना किसी से भी। सबके सब प्रताड़ित हैं, सबके सब प्रताड़ित हैं। कोई अगर किसी ढंगी जगह काम भी करता होगा तो ढंगी जगह काम कितना कर लोगे यार, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, काम की एक सीमा होती है। हर सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ा नहीं लेगा, बाकी टाइम क्या करोगे। तो जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी वाले, वो जाने इस बात की सच्चाई को। मैं सबसे एक ही बात कहता हूं हमेशा कि आप जो नोट्स में लिखा रहा हूं मैं या कोई भी टीचर, उसको देखें, जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो देखें, एनसीईआरटी देखें, आंख कान नाक खुले रखें और एक बार में एक ही चीज पर फोकस रहें। एक किताब को 10 बार पढ़ें, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन की हो। वनस्पत इसके के 10 किताबें आप एक बार पढ़ें। और टीचर की भी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, ना कि उसे एज अ कस्टमर देख के ट्रीट करे। मुझे आज उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कई छात्र और कई टीचर्स खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर ये सच्चाई सबको लग रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आवश्यकता है इस देश में आईएएस आईपीएस की तरह ही एक आईटीएस भी होना चाहिए, इंडियन टीचर सर्विस। ऐसी सर्विस जिसमें एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू होता हो। इंटरव्यू 5 दिन चलना चाहिए एसएसबी की तरह, जैसे आर्मी में नेवी में होता है। 5 दिन तक उस इंसान को ऊपर से नीचे तक खंगाल लो कि क्या इस इंसान में टीचर बनने की काबिलियत है कि नहीं है, क्या ये बच्चों को जागरूक कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या इसमें डिलीवर करने की क्षमता है कि नहीं है। उसके बाद उसे आईटीएस बनाओ, यानी कि टीचर बनाओ, और उसको सबसे बड़ी रैंक दो इस देश में। आईएएस से भी ज्यादा उसे दर्जा दो, उससे ज्यादा बंगले दो, उससे ज्यादा गाड़ियां दो और उससे ज्यादा पैसे दो। देखना इस देश में केवल अच्छे टीचर निकल के आएंगे और हर उस टीचर का सम्मान होगा जो वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना चाहता है। उन बिजनेसमैन का नहीं होगा जो टीचर के आवरण में अपना बिजनेस चला रहे हैं।